खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू के सबक अपनी मदद आपके चौथे हिस्से का। इस सबक को मैंने कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया था सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के अहवाल के बारे में और उनकी खुसूसियात के बारे में, हमने तहरीरी खुसूसियात के बारे में हमने जानकारी मालूमात हासिल की थी। वीडियो जो दूसरा जारी हुआ था, दूसरा जो हिस्सा था इस सबक का, इसके अंदर हमने सबक अपनी मदद आप से मुतालिक बातों को देखा था कि किस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी मदद आप करने के बारे में हमें बताया है और कौन सी कौम तरक्की कर सकती है, ये चीज़ें बताई थी। तीसरा जो वीडियो था वहाँ भी सर सैयद अहमद ख़ान के इसी सबक का आगे का हिस्सा लिया गया था और हमने सबक हमारा पूरा किया था। आज जो हमारा चौथा हिस्सा है ये है मश्की सवालात। इस हिस्से के अंदर हम जो हमारी निसाबी किताब के सवालात हैं उनकी मश्क करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबक का चौथा हिस्सा, मश्की सवालात। तो मश्की सवालात के अंदर हमारी जो निसाबी किताब के दे रखे हैं, इसके अंदर हमारा पहला सवाल है बच्चों कि मजमून अपनी मदद आप किसने लिखा है। बताइए आप किसने लिखा है। बहुत आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब पता होगा। सर मजमून अपनी मदद आपके मजमून निगार हैं, मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। किसने लिखा है ये? सर सैयद अहमद ख़ान है, जो हम पढ़ रहे थे। मजमून अपनी मदद आप, और इसके अंदर आपने क्या कहा है? अपनी मदद आप करने का जोश हमारे मन के अंदर, हमारे दिल में होना चाहिए। वो जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी मदद आप कर सकें। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल के जवानीब कि दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। निसाबी किताब का हमारा दूसरा सवाल हमसे पूछना चाह रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो पहला हिस्सा था हमारे वीडियोस का, इनका सबक का, वहाँ पर हमने सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ किया था और वहाँ सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से पढ़ा था कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई। तो बच्चों इस सवाल का जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। सवाल में पूछा है कि कहाँ पैदा हुए, लेकिन मैंने कब भी बता दिया कि कब पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। हाँ। तीसरा सवाल है हमारा। तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि खुदा किन लोगों की मदद करता है। बताइए आप, खुदा किन लोगों की मदद करता है, किन का अच्छा होता है? तो खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। किन की मदद करता है खुदा? खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो खुद अपनी मदद करने का जज्बा रखते हैं, उन्हीं की मदद ऊपर वाला करता है। अगर वो अपनी ही मदद नहीं करेंगे, अपने ही किसी और के इंतजार में रहेंगे मदद की, तो फिर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो उसी तरह से परेशान और बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की जानिब, चौथे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल हमने कर लिया है। चौथा सवाल हमसे पूछता है लफ्ज खैर ख्वाही के क्या माने हैं। लफ्ज खैर ख्वाही के क्या माने हैं? खैर मतलब होता है बच्चों अच्छा, और ख्वाही यानी चाहना, जहां से ख्वाहिश बनी है, ख्वाहिश चाहना, ख्वाही चाहना, और खैर अच्छा। लफ्ज खैर ख्वाही के माने हैं भलाई चाहना, खैर अंदेशी, अच्छा चाहने का, अच्छा देखना माना, अच्छा देखना। लफ्ज खैर ख्वाही के मायने हैं भलाई चाहना। यह था हमारे सवाल नंबर 4 का जवाब। अब आते हैं हम हमारे छोटे सवालों के अंदर सवाल नंबर 5 के ऊपर। सवाल नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है? ये पूछना चाह रहा है आपसे कि शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है। शख्सी तरक्की कब हो सकती है? शख्सी तरक्की जब हो सकती है जब एक शख्स के अंदर या एक आदमी के अंदर अपनी मदद आप करने का जोश मन में हो, उसके दिल में ही बात हो कि मेरी मदद मैं खुद करूंगा। तब वो जो मदद होती है वो शख्सी तरक्की की बुनियाद है। और शख्सी तरक्की की बुनियाद के बाद शख्स तरक्की करें तो वही कौमी तरक्की हो जाती है। शख्सी तरक्की की बुनियाद है अपनी मदद आप करने का जज्बा, और कौमी तरक्की की बुनियाद है शख्सी तरक्की। तो इसका जवाब है इंसान में अपनी मदद आप करने का जज्बा, अपनी मदद आप करने का जज्बा या जोश ही
शख्सी तरक्की की बुनियाद है। कोई भी शख्स तरक्की तब करेगा जब उसके अंदर, उसके दिल के अंदर अपनी मदद आप करने का जोश होगा। अगर हम अपना काम किसी दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे, अगर हम अपना काम वक्त के ऊपर नहीं करेंगे, अगर हम किसी दूसरे के इंतजार में लगे रहेंगे, तो फिर वो आपकी तरक्की नहीं होगी। फिर आप भी पीछे हैं और आपका मुआशरा भी पीछे है, आपकी कौम भी पीछे है। अब चलते हैं हम हमारे अगले सवाल के जानिब। सवाल नंबर 6, कौमी तनज़्ज़ुल कौन सी बातों का मजमुआ है? अभी हम तरक्की के बारे में बात कर रहे थे, अब हम ज़वाल के बारे में बात कर रहे हैं कि बताओ ज़वाल, कौम की गैरत इज्जत कहाँ चली जाती है? ज़वाल किस तरह से आएगा, किस चीज़ का मजमुआ है? तो कौमी तनज़्ज़ुल मजमुआ है। कौमी तनज़्ज़ुल शख्सी सुस्ती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का मजमा है। अगर एक शख्स में सुस्ती है, काहिली है, बुराइयां हैं, बेईमानी का मादा है, उसमें बेईमानी करता है, खुदगर्जी का उसमें असरात हैं, अपने बारे में सोचता है सिर्फ, तो वो खुद गर्क होगा। और जब वो खुद गर्ज होगा तो वो खुद ही गर्क होने के बाद पूरी अपनी कौम को भी गर्क करेगा। मैंने आपको सबक के अंदर बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जो आप अच्छा करोगे तो वो अच्छा आप तक महदूद नहीं है, वो अच्छा आपसे आगे बढ़ेगा और आपकी कौम तक जाएगा। क्योंकि आप अच्छा करोगे, आपके घर वाले भी अच्छा रहेंगे, आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, आपके भाई बंद, आपके दोस्त जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो जब आप अच्छे हो तो वो सारे जो आपका असर रखते हैं, आपके आसपास हैं, वो सब भी अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे हो गए, आप सुस्त हो गए, आप खुदगर्ज हो गए, आपके अंदर बुराइयां पैदा हो गई, तो फिर आप अपने आसपास क्या सिखाओगे? बताओ क्या सिखाओगे? इंसान लोगों को वही देता है जो उसके पास होता है। आप किसी को कुछ बांटने जा रहे हो और बांट रहे हो तो क्या बांटोगे? कोई दूसरा थोड़ी देके जाएगा तुम्हें। जो आपके पास है, जो आपकी जेब में है, वो निकाल निकाल के आप बांटना शुरू कर दोगे, देना शुरू कर दोगे। जब आपके पास बुराइयां हैं तो आप बुराइयां बांटोगे, और अगर आपके पास अच्छाइयां हैं तो आप अच्छाइयां बांटोगे। और जो आप बांटोगे वही आप, जो आपसे हासिल कर रहा है दूसरा आदमी, जो जिसको मिल रहा है, वो शख्स भी वैसा ही बर्ताव करेगा, वो भी वही देगा आगे आके कि जो उसके पास है। आपने किसी को कुछ दिया और आपसे कुछ लेने के बाद उसने किसी दूसरे को दिया, फिर उसने किसी दूसरे को दिया। तो ये नेचर का कायदा बताया था सर सैयद अहमद खान ने। क्या बताया था नेचर का कायदा? कि जैसा शख्स होते हैं वैसे ही उसके हम असर हो जाते हैं, उसके आसपास रहने वाले। अगर आप बुरे हो तो आपके आसपास रहने वाले बुरे हो जाएंगे, उनमें बुराइयां आ जाएंगी। वो कहां से आ रही हैं? वो आपसे निकल कर आ रही हैं। आप पूरी कौम को बुरा कर दोगे। और अगर आप अच्छे हो तो वो जो आपकी अच्छाइयां हैं उसका असर आप आसपास वाले ले रहे हैं, पूरी कौम अच्छी हो जाएगी। तो वो अच्छा होने का फायदा भी आपको है और बुरे होने का नुकसान भी आपको ही है। बेइज्जत जलील आप ही कहलाओगे और इज्जतदार बाइज्जत बारुतबा भी आप ही कहलाओगे। तो सवाल नंबर 6 जो हमसे पूछ रहा है, कौमी तनज़्ज़ुल कौन सी बातों का मजमुआ है? तो कौमी तनज़्ज़ुल शख्सी सुस्ती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का मजमुआ है। सवाल नंबर 7 के जानिब हम आते हैं, जो हमसे पूछ रहा है, मुंदरजा झेल अल्फाज के दो दो मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ होते हैं बच्चों एक जैसी शक्ल वाले, एक जैसे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो हमें इन साया, आफियत, तजवीज़ और अलहदा, इनके दो दो मुतरादिफ, दो दो इनके जैसे नाम वाले हमें बताने हैं। तो मैंने आपकी किताब से ही इसको अखज़ किया है, आपकी किताब में से निकाला है आपने। पहला हमारा लफ्ज़ है साया। तो साया के मुतरादिफ, साया को हम परछाई भी कह सकते हैं और सरपरस्ती भी कह सकते हैं। अगर हम अपने साये की बात करें तो जब धूप में खड़े होते हैं तो हमारा साया आता है। और फिर दूसरे तरीके से हम साया सरपरस्ती की बात करें तो हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर साया है। तो हमारे माँ बाप का साया क्या है? वो छाया नहीं है उनकी, वो परछाई है, वो सरपरस्ती है उनकी। और जो हमारा परछाई आ रही है ज़मीन पर, वो धूप की वजह से, सूरज की वजह से, लाइट की वजह से हमारी परछाई आती है। तो साया के दोनों का मतलब साया होता है। हम यूज़ उसको अलग अलग जगह कर सकते हैं इस्तेमाल उसको। फिर अगला है हमारा आफियत। आफियत के हैं खैरियत और सलामती। आफियत के पहले में है खैरियत और दूसरे में है सलामती। दोनों का मतलब अच्छा होना, सही होना। तजवीज़, तजवीज़
राय या सलाह, राय या सलाह दोनों तजवीज़ के मुतरादिफ हैं। फिर हम आए अलहदा के मुतरादिफ की तरफ। तो अलहदा के भी बिल्कुल आसान है मुतरादिफ आपके लिए। पहला मुतरादिफ है अलग और दूसरा मुतरादिफ है जुदा। ये थे हमारे मुतरादिफ साया, आफियत, तजवीज़ और अलहदा के। अब आते हैं हम हमारे अगले सवाल के जानिब, जो है सवाल नंबर 8। ये आपसे पूछ रहा है कि इस मजमून अपनी मदद आप में कौम और गवर्नमेंट में क्या मुनासिबत बताई गई है। ये मैंने आपको समझाया था, नेचर का कायदा भी आपने बताया था, और ये बिल्कुल पक्की बात है। आपने सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जैसी कौम होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। सवाल पूछ रहा है आपसे, कौम और गवर्नमेंट में क्या मुनासिबत है, क्या मुनासिबत पाई जाती है। तो मुनासिबत यह है बच्चों कि जैसी कौम होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। अगर आपकी अच्छी कौम है, आपने अपने आप को अच्छा बना रखा है, तो आपके ऊपर अच्छी गवर्नमेंट होगी, बस सलीका गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर आप अक्खड़ हैं, आपको कोई शऊर नहीं है अपने आप का, आप जलील हैं, ख्वार हैं, तो आपके ऊपर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत आती है जो आपके ऊपर इसी तरह से हुकूमत करेगी। तो इस सवाल का जवाब है मजमून अपनी मदद आप में कौम और गवर्नमेंट में यह मुनासिबत बताई गई है। इस मजमून में कौम और गवर्नमेंट में यह मुनासिबत बताई गई है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, उसी के मुआफिक जैसे हम चाल चलन होगा, हमारी कौम का जैसा चाल चलन होगा, रहन सहन होगा, उसी के मुआफिक उसके कानून और उसकी मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। वैसा ही वहाँ का कानून होता है और वैसी ही वहाँ की गवर्नमेंट होती है। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने मान लो कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई कानून बनाया कि सड़कों पर थूकना मना है, फिर भी आप लोग थूकते हुए निकल जाते हो। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी उसके अंदर? हर जगह तो ये नहीं है कि हर जगह आदमी आपके पीछे खड़ा रहे चालान बनाने के लिए, या उसके अंदर आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए हर जगह किसी को खड़ा किया जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह आपके लिए किसी को खड़ा किया जाए। तो वहां पर क्या करना होता है, वहां पर खुद हमें ही अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। अब जिम्मेदारी कौन समझेगा? जो अच्छी कौम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो बुराइयों से पाक होगी, वो कौम अपनी जिम्मेदारी समझेगी कि वो खुद ही सड़कों पर नहीं थूकेगी, सड़कों को गंदा नहीं करेगी, कचरा सड़कों पर नहीं डालेगी। जो उसके लिए मुनासिब जगह जो उसकी बताई गई है, उस जगह के ऊपर ही वहां पर कचरा डालेगी, थूकेगी, सारे काम वहीं गंदे काम जो सरकार ने बताए वहीं पर होंगे। तो बताया गया है कि जैसी कौम होती है वैसी गवर्नमेंट होती है। तो फिर गवर्नमेंट पर ध्यान नहीं देती है, वही गंदगी पड़ी है, वही कचरा पड़ा है इधर उधर, वही हालात हमारे ख़राब हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि हम खुद उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। और जब हम अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएंगे तो हम अपनी तरक्की खुद कर जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी जब हम समझेंगे और हमारे जैसे और लोग सोचेंगे तो फिर कोई भी सड़कों पर गंदगी नहीं करेगा, इधर उधर थूकेगा नहीं, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेगा। तो ये छोटी सी मिसाल मैंने आपको कचरे की दी है। तो ये मुनासिबत बताई गई है कि कौम की चाल चलन की मुनासिबत आपने दी है गवर्नमेंट के कानून से, कि जैसा चाल चलन कौम का होगा वैसे ही गवर्नमेंट कानून बनाएगी और उसी तरह से आपके ऊपर हुकूमत की जाएगी, और उसी के मुनासिबत हाल वहां के कानून होंगे और उसी के मुनासिबत हाल वहां की गवर्नमेंट होगी। तो ये आपको खुद को सोचना है कि आप अच्छी सरकार चाहते हैं, अच्छी हुकूमत चाहते हैं, या खराब हुकूमत चाहते हैं। अगर आप अपने ऊपर चाहते हैं कि आपके ऊपर अच्छे लोग मुसल्लत हों, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे और अच्छाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अगर खराब कौम आप बन जाओगे तो आपके ऊपर खराब ही हाकिम, वैसी ही अक्खड़ हुकूमत आपके ऊपर आ जाएगी। सर सैयद अहमद खान ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि सभी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप के अंदर बदलाव कर लिया, अपने आप की बुराइयों को दूर कर लिया, तो हम सारी की सारी बुराइयों को दूर कर देंगे। हमारी पूरी कौम, हमारा पूरा मुआशरा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यह था हमारा सवाल नंबर 8, जिसका जवाब हमने देखा। अब है सर सैयद अहमद खान के मजमून के हवाले से, मजमून अपनी मदद आप में सर सैयद अहमद खान ने क्या पैगाम दिया है। सवाल नंबर 9 हमारे निसाबी किताब का सवाल है। पूरी की पूरी किताब का यहाँ पर खुलासा आ गया है। यहाँ पूछा गया है कि इस मजमून में, इस सबक में सर सैयद अहमद खान ने क्या सबक दिया है, हमको क्या पैगाम दिया है। तो आपको वाज़ेह हो गई बात, आपको पता चल गई होगी कि सर सैयद अहमद खान ने हमें क्या पैगाम दिया है। बच्चों, सर सैयद अहमद खान कौम के सच्चे हमदर्द
और मुआशरे की इस्लाह के काम करने वाले थे। वो हमेशा अपनी कौम की फ़िक्र में रहते थे, अपने कौम के बारे में सोचते रहते थे। विदेश भी जाते थे तो आपको अपनी कौम का ख्याल आता था, अपने लोगों का ख्याल आता था, अपने साथ रहने वाले को ख्याल आता था कि कैसे उनके रहन सहन में, चाल चलन में, ढंग में बदलाव किया जाए, और वो हमेशा उसी फिक्र में रहते थे। उसी फिक्र के अंदर आपने मजमून लिखा, अपनी मदद आप, जो आपका बहुत मशहूर मजमून था। इसके अंदर भी आपकी जो फिक्रात थे वो सारे के सारे जाहिर होते हैं, सारे के सारे पता चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी हम तालीम हासिल कर रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं। फालतू की मटरगश्तियों के अंदर, बातों के अंदर, इधर उधर बैठने में, होटलों पे अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मजमून में हमको पैगाम दिया है, कौम को पैगाम दिया है कि तरक्की के लिए हर शख्स में अपनी मदद आप करने का जज्बा और जोश होना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें तरक्की करने के लिए हमारे अंदर अपनी मदद आप करने का जोश होना चाहिए। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम किसी और के इंतज़ार में ना बैठें, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हमें उसका इंतज़ार नहीं करना, अपने काम खुद करने हैं और पहले करने हैं, वक्त पे करने हैं उनको। वही कौम तरक्की करती है जिस कौम के लोग सुस्ती नहीं करते। कौन सी कौम तरक्की करती है? तरक्की की बुनियाद शख्सी तरक्की। तो वो कौम तरक्की करती है कि जिसके शख्स, जिसके इंसान सुस्ती नहीं करते और दूसरों की तरफ मदद की उम्मीद से नहीं देखते। अगर आप दूसरों की उम्मीद करोगे तो आप जलील ख्वार कहलाओगे, आप बेगैरत हो जाओगे, आप दूसरों के इंतजार में रहोगे, दूसरों की मदद के लिए बैठे रहोगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पैगाम दिया है कि आपको जलील और ख्वार नहीं होना है, बेगैरत नहीं होना है, बेइज्जत नहीं होना है। तो आपको अपनी तरक्की के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ेगी और अपने आप से हमदर्दी करनी पड़ेगी, अपने साथियों से हमदर्दी करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि दूसरों की तरफ मदद की उम्मीद से न देखें, वही कौम तरक्की करती है, बल्कि खुद अपनी मदद आप करने का जज्बा क्या करना चाहिए हमें। वो कहते हैं दूसरों की तरफ मदद की उम्मीद ना रखो, बल्कि खुद अपनी मदद आप करने का जज्बा रखते हैं। फिर इस मज़मून में सर सैयद अहमद ख़ान ने यह भी समझाने की कोशिश की है, हमें बताने की कोशिश की है कि एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। यह हमारे सवाल भी आया था पहले अबे कि शख्सी तरक्की की बुनियाद क्या है। तो शख्सी तरक्की की बुनियाद है एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश। अगर उसमें ये जोश है कि वो अपनी मदद आप कर ले तो वही उसकी सच्ची तरक्की है, वही उसकी सच्ची कामयाबी है। तो आपने कहा है कि अपनी मदद आप करने का जोश शख्स की सच्ची तरक्की की बुनियाद है। और जब ये बहुत से शख्सों में पाया जाए, क्या पाया जाए? बहुत से शख्सों में अपनी तरक्की करने का जोश जो किसी एक शख्स में पाया जा रहा है। अगर बहुत से शख्स, पूरी कौम के सारे शख्स यही सोचें कि मुझे अपनी तरक्की करनी है, तो कौम तरक्की करेगी नहीं करेगी? फिर कौम तरक्की करेगी, मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा। तो वो कौम है तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती बन जाती है। क्या हो रहा है बच्चों कि जब हम तरक्की करते हैं तो हमने अपनी मदद के बारे में सोचा और हमने अपनी तरक्की कर ली। फिर आपका साथी है, उसने अपनी मदद के बारे में सोचा और अपनी तरक्की कर ली। फिर आपका तीसरा साथी है, उसने, इस तरह से क्या होगा, आपके के सारे साथी तरक्की कर गए। इतने सारे लोग जब तरक्की कर जाएं और सभी में जज्बा पाया जाए तो सारे के सारे यहां पर तरक्की पा जाते हैं, सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं। यह था जवाब हमारे सवाल नंबर 9 का। सर सैयद अहमद ख़ान के मजमून अपनी मदद आपसे। सर सैयद अहमद ख़ान क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो सर सैयद अहमद ख़ान कौम को यह पैगाम देना चाहते हैं कि अपने अंदर अपनी मदद आप करने का जोश भर लो, और जब आप ये जोश भर लोगे तो पूरी की पूरी कौम तरक्की कर जाएगी, पूरी की पूरी कौम आगे बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 10 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी को तहरीर करना है, हमें उनके ज़िंदगी के हालात के बारे में बताना है कि सर सैयद अहमद ख़ान के ज़िंदगी के हालात कैसे थे। यहाँ पर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के हालात के हवाले से। तो सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। सन कौन सा था? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। आपके वालिद का क्या नाम था? मीर मुत्तकी। और वालिदा का नाम था अजीजुन निसा बेगम। आपकी वालिदा जो थी बहुत पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता खातून थी, बहुत अच्छी थी। और इब्तिदाई तालीम और तरबियत आपकी
वालिदा की ज़ेर परस्ती सरपरस्ती में ही हुई। वालिदा की ज़ेर साया में आपकी शुरुआती तालीम हुई। 1838 में दिल्ली में सरिश्तेदारी के ओहदे पर आप मुलाजिम हो गए। सरिश्तेदारी मैंने बताया था महकमा कानून के अंदर नायब मुंशी का यह ओहदा होता था। आप यहाँ पर इस ओहदे पर मुलाजिम हो गए और तरक्की करते करते सदर अमीन तक पहुंच गए। सदर अमीन बन गए, जो कि जज की पोस्ट होती थी। मुंशी से जज तक का आपने सफर किया और उसके बाद आप सदर की पोस्ट तक गए थे। सदर के ओहदे तक भी आप फाइज हुए थे। 1969 में आपने इंग्लिस्तान का दौरा किया। ये बहुत अहम बात है आपकी कि 1969 में आपने इंग्लिस्तान का दौरा किया। वहां गए तो आपकी जिंदगी में गदर मच गया। आप परेशान हो गए कौम के हवाल देखकर। जब वहां पर आपने उन कौम के हाल देखे तो वहां उनका रहन सहन का ढंग इतना अच्छा था कि आप फिक्र में पड़ गए कि मेरी कौम के हाल ऐसे क्यों नहीं है, मेरी कौम इतनी बर्बाद और इतनी परेशान क्यों है। तब आपने कौम की इस्लाह के लिए जब 1869 में आप आ गए वापस लौटकर, तो 1870 में आपने रिसाला जारी किया। कौन सा रिसाला जारी किया? रिसाला तहजीबुल इखलाक, माहनामा जारी किया। कब जारी किया? 1870 के अंदर आपने ये रिसाला जारी किया। और इस रिसाले के अंदर आपने कौम की बदहाली को दूर करने की कोशिश की। आपने खूब मज़ामीन लिखे, मज़ामीन सर सैयद के नाम से, और इसके अंदर आपने कौम की इस्लाह के लिए, अपने मुआशरे की भलाई के लिए बहुत सारी बातें मज़ामीन से हमें बताने की कोशिश की। आपको अपनी कौम की बदहाली की बड़ी फिक्र थी, बहुत बड़े मुफक्किर थे आप अपनी कौम के, तो आपको कौम की बदहाली की बड़ी फिक्र थी और तालीम को ही अपनी कौम की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी मानते थे। आपका ये मानना था कि बगैर तालीम हासिल किए हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। हमारे कौम को तरक्की करने के लिए तालीम हासिल करना पड़ेगा और तालीम भी हमें बहुत अच्छी तालीम हमें हासिल करनी पड़ेगी। तो आपकी तहरीर करदा मज़ामीन में कौम की इस्लाह का पहलू लिए होती थी। जो आपके मज़ामीन थे जो आपने तहरीर किए, मैंने आपको बताया अभी रिसाला तहज़ीबुल इखलाक में जो छपते थे या दूसरे आप कुतुब के अंदर आपने लिखे हैं, उन सभी में ख़ास बात थी कि वो कौम की इस्लाह के लिए होते थे, कौम की भलाई के लिए लिखे गए थे। इसलिए आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसमें बहुत सी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया। आपने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और उस साइंटिफिक सोसाइटी ने क्या किया कि कौम की भलाई के लिए उर्दू के अंदर जो अलग अलग किताबें थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो किताबें थी, उनका उर्दू में तर्जुमा किया। किसने किया तर्जुमा? ताकि कौम को फ़रोग मिल सके, उस उर्दू ज़ुबान के अंदर आसानी से पढ़कर वो उसको आगे बढ़ सकें। तो उन बहुत सी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया और आपने मुसलमानों की तालीम के लिए मदरसतुल उलूम कायम किया। क्या कायम किया? मदरसतुल उलूम, जो आगे चलकर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है और आगे चलकर 1920 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया और 1898 में अलीगढ़ में ही आपका इंतकाल हो गया। इस दारे फ़ानी से आप कूच कर गए। तो बच्चों, ये थी मुख्तसर सवाने हालात सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बारे में। उनकी ज़िंदगी के मुतालिक से जो बातें हमने देखी हैं, जो पढ़ी हैं, ये इसको समझने की कोशिश की। ये थी सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी से मुतालिक कुछ उनकी हालात ज़िंदगी। इसके बाद सवाल नंबर 11 के जानिब चलते हैं हम। ये हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौमी तरक्की कैसे मुमकिन है, बताइए। तो बच्चों, हमने सबक में पढ़ा है इस चीज़ को। ये कौमी तरक्की तभी मुमकिन है जब कौम में रहने वाला या कौम से जुड़ा हुआ हर शख्स तरक्की करे। शख्सी तरक्की ही कौमी तरक्की की बुनियाद है। और शख्सी तरक्की कब होगी? जब हमारे अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा होगा, अपनी मदद आप करने का जोश होगा। इस सवाल का जवाब है कि कौमी तरक्की की बुनियाद कैसे मुमकिन है? तो कौमी तरक्की तभी मुमकिन है कि कौम में कसीर तादाद ऐसे लोगों की हो, कसीर यानी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो जो मुश्किल हालात से भी नहीं घबराते, चाहे कैसी परेशानी आ जाए वो नहीं घबराते। ऐसे लोग अगर कौम में हों तो हमारी कौम की तरक्की हो जाएगी। जिनमें कुछ कर गुजरने की चाह हो, जिन लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की, अपने हालात बदलने का मादा हो, अपने हालात बदलने की चाह हो, जज्बा हो उनके अंदर कुछ कर गुजरने की, उनके अंदर काहिली और सुस्ती नहीं हो। काहिली और सुस्ती जिनके करीब भी ना आए, जो निहायत ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हों, मेहनत कश हों
जिनमें अपनी मदद आप करने का जोश हो, जिनमें अपनी मदद आप करने का जोश हो और जो दूसरों की मदद का इंतजार ना करें। हमारी कौम तभी तरक्की कर सकती है हमारे अंदर ऐसे लोग हों, ऐसे शख्स हमारे बीच में पैदा हों, और वो शख्स हमारे बीच में हैं लेकिन हमें और उनको अपने बारे में पता नहीं है कि हम क्या हैं। अगर उनको पता चल जाए कि हम क्या हैं तो वो बदकारियां, बुरे काम छोड़कर अच्छे कामों में लग जाए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करने लग जाए। तो वह किसी और की मदद करने का इंतजार किए बगैर अपनी कोशिश जारी रखते हों, और जो लोग फिजूल अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हों, जो लोग अपना वक्त फिजूल बर्बाद नहीं करें बल्कि वक्त की कदर व कीमत करें, क्योंकि बकौल सर सैयद कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी ईमानदारी, शख्सी इज्जत और शख्सी हमदर्दी का। सर सैयद अहमद खान के मुताबिक कि कोई भी कौम तरक्की कब करेगी, कोई भी कौम तरक्की तब करेगी कि जब उसके अंदर जो शख्स रहने वाले हैं, जिनसे कौम बनी है, वो तरक्की करें, वो सुस्ती नहीं करें, वो काहिली नहीं करें, वो बेदार रहें, वो बुराइयों से दूर रहें, वो अपनी इज्जत का ख्याल रखें और ऐसे काम करें कि जिससे उनकी तारीफ हो, जिससे उनको बढ़ावा मिले, आगे बढ़ने के मौके मिले। तभी पूरी की पूरी जब वो शख्स तरक्की करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी कौम तरक्की कर जाएगी। पूरी की पूरी कौम की तरक्की तभी मुमकिन है। यह था हमारे सवाल नंबर 11 का जवाब। अब हम आते हैं हमारे सवाल नंबर 12 की जानिब, जो हमारा आखिरी सवाल है सबक का। सवाल नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने उर्दू की तरक्की के लिए क्या काम किया। बच्चों, हमने बार बार इस चीज़ को रिवाइंड किया, पीछे भी हमने इसको पढ़ा है, इस चीज़ को बार बार हमने मालूमात हासिल की इस बारे में कि सर सैयद अहमद खान ने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम किया है कि उर्दू खुद सर सैयद अहमद खान की शुक्रगुजार है कि जो आपने उर्दू के लिए किया है। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू के लिए जो किया वो और किसी दूसरे शख्स के करने की बस की बात नहीं है। आप हमेशा फिक्रमंद रहे उर्दू के लिए, उर्दू अपनी कौम के लिए, उर्दू के लिए हमेशा फिक्रमंद रहे, और आपने फ़रोग देने के लिए अलग अलग तरह के से जैसे जैसे आपके बन सकता रहा, जैसे जैसे आपकी हिम्मत थी, जैसे जैसे आपके सामान थे फराहम थे आपके पास, आपने वैसे वैसे उसी तरीके से काम करने की कोशिश की, उर्दू को बढ़ाने की कोशिश की। इसका जवाब है सवाल का कि सर सैयद खुद एक बुलंद पाया मुसन्निफ और मुफक्किर थे। वो खुद तसनीफ़ लिखते थे और मुफक्किर थे। उन्होंने उर्दू नस्र को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ मसामीन और तसनीफ़ लिखी, तसनीफ़ तहरीर फरमाई। बच्चों, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को आसान बनाने के लिए बहुत कोशिश की। आपको जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है। आपने उर्दू में जो तसन्नो था, जो बनावट थी, जो दिखावा था, शेर व शायरियों के ज़रिए दिखावा होता था, बनावटीपन होता था, आपने उनको दूर करा और आपने शेर व शायरी में और नस्र के अंदर नई जदीदियत के आप हामी थे। आपका कहना था कि जो हमारे मुआशरे से मुताल्लिक हैं ऐसे मजमून होने चाहिए जिससे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो। तो आपने उर्दू नस्र को सलीस ज़ुबान से वाकिफ़ कराया। सलीस मतलब सादा ज़ुबान, बगैर बनावट के, बगैर रंग ढंग के। आपने सादा ज़ुबान से उर्दू नस्र को वाकिफ़ कराया और मुश्किल पसंदी की कैद से आज़ाद कराया। आपने उर्दू को जो मुश्किल अल्फाज थे उनको दूर करके आसान की तरफ मुश्किल पसंदी से दूर फरमाया आपने उर्दू को। सर सैयद को जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है। मैंने आपको बताया अभी अभी कि सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नस्र का बानी इसलिए कहा जाता है कि आपने उर्दू को आसान किया। आसान लफ्ज़ों के अंदर आपने आसान लफ्ज़ों के इस्तेमाल के ऊपर आपने जोर दिया। खुतबात अहमदिया, रिसाला तहज़ीबुल इखलाक, असबाब बगावत हिंद और दिगर तसनीफ़ से अंदाज़ा होता है कि सर सैयद अहमद खान जो आपकी तसनीफ़ हैं, इन तसनीफ़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सर सैयद अहमद खान कौम के कितने बड़े हमदर्द थे और कौम के बारे में कितनी भलाई, मुआशरे की कितनी बेहबूदी चाहते थे। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू की तरक्की के लिए क्या किया है। इन जो हमारे हम पढ़ते हैं, इनके जो लिखे हुई किताबें हैं, तसनीफ़ है आपकी, जब इनको पढ़ते हैं तो हमें अपने आप अंदाज़ा हो जाता है कि आपने उर्दू के लिए कितनी मेहनत की है। और बच्चों, जो रिवायत चल रही है उस रिवायत पर चलना आसान होता है। जो ढर्रा चल रहा है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, उस पर चलना आसान होता है, लेकिन आपने वो चलते हुए रास्ते को छोड़कर नया रास्ता चुना, कौम की इस्लाह का और कौम की भलाई का रास्ता चुना। और आपने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए यही कोशिश जारी रखी कि किसी तरह अपने कौम की भलाई और इस्लाह के लिए काम किया जाए। आपने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। आपने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की
जहां पर उर्दू के अंदर अलग अलग किताबों का तर्जुमा किया गया इस सोसाइटी के अंदर। ये बहुत बड़ा काम था उर्दू के लिए सर सैयद अहमद खां का। तो आपने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर अलग अलग किताबें, बाहर के मुल्क को भी, यहाँ की अपने भारत की भी, हिंदुस्तान की भी किताबें आपने लेकर आए और उसको अपनी साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर तर्जुमा करवाया आसान जुबान के अंदर, जिसके जरिए दिगर जुबानों की किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराए गए। आपका कायम करदा मदरसतुल उलूम, जहां पर सभी तरह की तालीम दी जाती थी, मदरसतुल उलूम आपने कायम किया, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। यह आपका ऐसा कारनामा है जिसके लिए उर्दू भी सर सैयद अहमद खां की एहसानमंद है। ये सर सैयद अहमद खां के जो हमने पढ़े, ये सारे के सारे कारनामे ऐसे हैं जिससे उर्दू भी आपके ऊपर फख्र करती है। आपने उर्दू की बहुत खिदमत की है, उर्दू की बहुत मदद की है, उर्दू को आसान बनाया है, बनावट से, दिखावे से दूर किया है। तो ये थे बच्चों हमारे मश्की सवालात, सबक अपनी मदद आपके। यहाँ पर हमारे सबक के ये वीडियो पूरे हो गए हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा।